स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक कविता जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। आपकी पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं संकलित हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता आपने पहले पढ़ी है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन का महीना यानी कि फरवरी के मध्य से लेकर मार्च के मध्य तक का महीना। इस मौसम में बहुत ही सुहाना मौसम होता है ये। इसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, आम के नए नए कोपल निकल आए होते हैं, कोयल की कूक से पूरा वातावरण गुंजायमान होता है। बहुत ही प्यारा मौसम है और इसी बीच बसंत का भी आगमन रहता है। तो फागुन की में एक प्रकार की मादकता सी होती है, यानी कि एक तरह का नशा होता है और उस नशे में व्यक्ति को हर कुछ सुंदर ही दिखाई देता है। यहाँ पर इस कविता में फागुन की मादकता के ज़रिए कवि ने यह बताने की भी कोशिश करती है कि जब हमारे मन में उत्साह हो, मन में उमंग हो, उस वक्त पूरी धरती हमें इसी तरह सुंदर दिखाई देती है जैसे कि फागुन में धरा दिखाई देती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिख रही है। आभा यानी कि चमक। तो फागुन इतना सुंदर है कि कवि को लगता है कि इस सुंदरता को वह अपने आप में समेट ही नहीं सकता। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फागुन मास सांस ले रहा है, सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध पर लगाकर उड़ जाती है। कवि इस मास के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। पेड़ों की डालियों पर नए पत्ते लग चुके हैं। उन पेड़ों पर कहीं कहीं लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। फागुन के हृदय पर मंद सुगंध बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसे फागुन मास की शोभा कहीं समा नहीं रही है। तो चलिए पढ़ते हैं यह कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को पहले देख ही लिया है। अट का अर्थ होता है समाना। जैसे हम किसी डब्बे में कोई सामान रखते हैं और हम कहते हैं कि अब ये अट नहीं रहा है, यानी कि अब इस डब्बे में और यह सामान नहीं रखा जा सकता है। तो अट का अर्थ होता है समाना। आभा यानी चमक। फागुन तो आप जानते हैं, फागुन का महीना। लदी यानी कि बोझिल। उर में यानी हृदय में। मंद मंद, इसका अर्थ भी आप जानते हैं कि धीरे धीरे। पुष्पमाल यानी फूलों की माला। पाट पाट यानी कि जगह जगह। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर। और पट, पट का अर्थ भी होता है, अंत में अंतिम पंक्ति में है पट नहीं रही यानी कि समा नहीं रही है। तो यहाँ पर इस छोटी सी कविता में कवि कहते हैं कि फागुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का ऐसा उन्माद है जो लग रहा है कि उसकी सुंदरता को समेटा नहीं जा सकता है। कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ पर फागुन का मानवीकरण किया गया है और कवि फागुन से कहते हैं कि तुम कहीं सांस लेते हो और घर घर भर देते हो, यानी कि तुम्हारी जो सुवास है वो घर घर में फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी कि अपने सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यह इतना सुंदर दृश्य है कि इससे अगर कोई आँख हटाना चाहे तो भी हटा नहीं पाता।
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि देख रहे हैं कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा कि आम के जो पल्लव होते हैं उसमें ऊपर के कुछ पत्ते बिल्कुल लाल होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, और जो पुराने पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। तो इस मौसम में यह पेड़ आम के नए नए कोपलों से लदा होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्प की माला पड़ी हुई है। यानी कि जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो फागुन ने अपने हृदय स्थली पर एक मंद गंध पुष्प से भरे हुए माल को धारण किया है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा हर जगह फैल रही है और इसे किसी भी तरह समाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कवि ने फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ऐसा महसूस करते हैं कि फागुन माह का सौंदर्य चारों तरफ इतना बिखर गया है कि वह समा नहीं सकता। कवि ने फागुन का मानवीकरण भी किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि फागुन के बहाने उन्होंने हमारे मन की ओर भी संकेत किया है कि अगर हमारे मन में वसंत हो तो हमें चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती है, यह धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह अगर हमारा मन दुखी हो तो हमें कहीं भी सौंदर्य दिखाई नहीं देता। इसके पाठ में हम देखते हैं कि केवल 5 प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम इन प्रश्नों को भी जान लेते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। पहला प्रश्न है, उत्तर है छायावाद में यथार्थ का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फागुन माह का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत है। यहाँ पर कवि ने जो लिखी है वो 2 पंक्तियाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इस प्रकार कवि का प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि वह अपनी प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है, वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है। कवि ने इसे आगे इस प्रकार कहा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में फागुन की प्रसन्नता, ऋतु वसंत की प्रसन्नता मानव मन के रूप में चित्रित हो रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन की प्रकृति प्रायः सभी को दर्शन लाभ कराती है। ऐसा कौन सा हृदयजन हो सकता है जो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत ना हो। फागुन में जब वसंत का यौवन है, मादकता है, प्रफुल्लता है, अतः सहृदयजन आकर्षित हुए बिना नहीं रहता है। कवि सहृदयजन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है, प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी है, प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आँख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। कविता अट नहीं रही है में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्न रूपों में किया है। यहाँ पर हम पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। पहला है, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा इसमें बिंदु हम लिख सकते हैं, फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई देता है, प्रफुल्लता ही प्रफुल्लता दिखाई देती है। चौथे बिंदु में हम लिख सकते हैं कि फागुन की शोभा इतनी अतिशय है कि कहीं भी समा नहीं रही है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन में वसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण पेड़ जो स्नेहहीन उदासीन से खड़े होते हैं, अनमने रहते हैं, वे सभी नवपल्लवित पुष्पित हो उठते हैं। पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है, प्रकृति में सुंदरता भर जाती है, कोयल मधुरतान गाने लगती है। इस तरह फागुन में उत्साह होता है, ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता।
कभी ठिठुरन होती है तो कभी गर्मी का ताप संतप्त करता है तो कभी पतझड़ के कारण पेड़ शोभाहीन होते हैं। 5वां प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर जब हम लिखेंगे तो उत्साह और रट नहीं रही दोनों कविताओं को मिलाकर हम इसका काव्य शिल्प लिखेंगे। तो पहला बिंदु इसमें हम लिख सकते हैं कि निराला की कविताओं में दूसरों से भिन्नता है उनका शब्द चयन। यह ऐसा अनूठा है कि एक एक शब्द से पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, प्रकृति के चित्रण में जीवंतता है, उत्साह और रट नहीं रही है दोनों कविताओं में मानवीकरण है। कवि उत्साह कविता में बादल को संबोधित करता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। इसी प्रकार अट नहीं रही है कविता में कवि फागुन से वार्ता कर रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह छायावादी कवियों की परंपरा रही है कि प्रतीक शब्दों के प्रयोग भावों को गूढ़ बना देते हैं। इसके बाद चौथा बिंदु हम लिख सकते हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। आशा है आपने कविता की व्याख्या के साथ साथ कविता के प्रश्नोत्तर को भी समझा होगा। धन्यवाद।